समझ गया। आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में पिछले 10-12 सालों में कृषि में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। जी सर। मध्य प्रदेश का जो कृषि मॉडल है उसकी क्या खासियत है और क्या इसे अन्य प्रांतों में भी अपनाया जाना चाहिए? सर मध्य प्रदेश में जो कृषि में वृद्धि हो रही है वो कुछ ही फसलों में वृद्धि हो रही है। जैसे गेहूं में वर्तमान में मध्य प्रदेश पंजाब को पीछे छोड़ते हुए गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य बन गया है। इसके अलावा सोयाबीन और चना है, इन चीज़ों की वृद्धि हो रही है। तो इस वजह का सर वहाँ पे एक तो जो वहाँ की मृदा है, काली मृदा, वो उन फसलों के अनुकूल है। दूसरा सर सिंचाई के साधन, और तीसरा सरकार की तरफ से भी कुछ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। लेकिन सर इसको अगर किसी दूसरे राज्य में अपनाया जाता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कृषि में विविधता को भी अपनाया जाए, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है जो मालवा रीजन के कुछ ज़िले हैं जहाँ पर गेहूं की फसल अत्यधिक होती है, उनको वर्तमान में सूखा जला या काला जला घोषित कर दिया गया है। क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड वाटर से इतना जल निष्कासित कर लिया गया है कि वहाँ पर सूखे जैसी समस्या देखने को मिली है। पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों का अनुपात लगभग 87% है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह मात्र 66%, बल्कि 61% है। 40 लाख है। पूरे देश में 87 है, मध्य प्रदेश में 61 है, जिसका मतलब है कि मझोले और बड़े किसान मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। क्या कृषि की तेज वृद्धि का एक कारण यह भी है कि वहाँ मझोले और बड़े किसानों का अनुपात ज़्यादा है? सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, शायद हो सकता है सर, माफ़ी चाहता हूँ मैं इस बारे में। ये बताएं कि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल का क्रय मूल्य, मतलब प्रोक्योरमेंट प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दोनों में क्या अंतर होता है? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार द्वारा घोषित की जाती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि अगर मतलब जो मंडियां हैं वहाँ पर किसान की फसल अगर किसी ने नहीं खरीदी तो सरकार न्यूनतम इस मूल्य पर खरीदेगी। और सर प्रोक्योरमेंट प्राइस डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है, वो एमएसपी से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ग्रामीण जो श्रम बाजार है जहाँ पर श्रम का क्रय विक्रय होता है, उसमें सुधार करने के लिए एनआरईजीएस कार्यक्रम, जिसे पॉपुलरली नरेगा कहते हैं, वो 2006 में शुरू हुआ। अब कई लोगों की शिकायत ये है कि इस कार्यक्रम की वजह से ग्रामीण मजदूरी का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि खेती लाभप्रद नहीं रही और श्रमिकों की भी शॉर्टेज हो रही है। अर्थात लोग श्रम बाजार में विकृति की शिकायत कर रहे हैं। आपकी क्या समझ है? सर ऐसा कुछ उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन चूँकि इसमें केवल 100 दिनों का रोज़गार प्रदान किया जाता है, और वर्तमान में तो वर्तमान की कोविड की इस सिचुएशन में मनरेगा की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। और सर इसका एक कारण ये भी है कि कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो अनस्किल्ड लेबर है उसको स्किल्ड करके अन्य क्षेत्रों में नियोजित करने पर ज़्यादा बल होना चाहिए सर। लेकिन बेरोजगारी अपने ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। ऐसे में हम मशीनीकरण को बढ़ावा देंगे तो उससे रोजगार के अवसर तो गांव में और कम होते जाएंगे। ये सर अभी शॉर्ट टर्म में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं और कुटीर उद्योग हैं, उनमें इन श्रमिकों का नियोजित किया जा सकता है। और सर ये सैद्धांतिक बात तो हम बहुत सालों से कह रहे हैं, लगभग आज़ादी से कह रहे हैं, लेकिन हम व्यवहारिक तौर पर देख रहे हैं, और आपने भूगोल में पढ़ा भी होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी लगातार कम हो रही है। प्रति करोड़ निवेश, रोजगार के अवसर निरंतर गिर रहे हैं। ऐसे में क्या ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बात नहीं है कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग में पर्याप्त रोजगार बना लेंगे? सर इसका जो मुझे कारण समझ में आता है सर, वो कहीं ना कहीं स्किल का अभाव है, क्योंकि भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो केवल 40% है। तो कहीं और अनस्किल्ड लेबर का अनुपात ज़्यादा है। सर स्किल प्रदान करके उन बेरोजगारी दर को कम किया जा सकता है सर। ठीक है विकास। थैंक यू सर।